हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो दोस्तों, कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए, ये मेरा फोर्थ प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले मैंने 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड किया है अपने चैनल पे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको भी देख लीजिए, ठीक है। और ये फोर्थ प्रैक्टिस सेट है और ये थोड़ा इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है। इसमें टोटल आपके 40 क्वेश्चन है विथ फुल एक्सप्लेनेशन। 40 क्वेश्चन को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और 40 में देखिए, 40 में आपका 15 से 16 क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल होगा और इसके अलावा 24 क्वेश्चन आपका थ्योरी होगा, ठीक है। 15 से 16 क्वेश्चन न्यूमेरिकल होगा और 24 क्वेश्चन थ्योरी होगा। तो कंबाइंड क्वेश्चन लेकर आया हूँ और मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक करें और जो भी आपके दोस्त हैं उनको भी शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, पहला सवाल है हमारा, कैलकुलेट द प्राइमरी एस्टिमेट इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट इन रुपीज़ for the building having a plinth area of 1500 square meters and a rate of rupees 2000 per square meter, ठीक है। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनाना है एग्ज़ाम में और जल्दी बनाना है। तो पहले देख लीजिए क्वेश्चन में कि क्या निकालना है, उसके बाद इतना ताम झाम करना है, ठीक है। तो क्या निकालना, पहले कैलकुलेट द प्राइमरी एस्टिमेट, ठीक है। इसमें क्या निकालना है आपको, प्राइमरी एस्टिमेट इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट। तो एस्टिमेट करना है जिसमें आपको कॉन्ट्रैक्टर का जो प्रॉफिट है उसको भी ऐड करके बताना है। देखिए हिंदी में आप समझ लीजिए, एक इमारत के लिए ठेकेदार के मुनाफे समेत प्राथमिक आकलन, ठीक है। जो आपको एस्टिमेट बनाना है उसमें आपको जो कॉन्ट्रैक्टर का जो प्रॉफिट है उसको भी उसी में ऐड करना है, उसके बाद बताना है कितना होगा, ठीक है। वही लिखा है, एक इमारत के लिए ठेकेदार के मुनाफे समेत प्राथमिक आकलन की गणना कीजिए जिसका प्लिंथ एरिया 1500 दिया हुआ है, ठीक है। एक इमारत की गणना करना है ठेकेदार के लाभ सहित, ठीक है। का प्लिंथ एरिया आपको 1500 स्क्वायर मीटर है उस इमारत का, तथा रेट दिया हुआ है 2000 रुपीज़ प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। ये तो रेट दिया हुआ है, ठीक है। तो दो चीज़ आपका दिया हुआ है, आपका प्लिंथ एरिया का क्षेत्रफल दिया है 1500 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो पहले जो दिया है उसको, जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या दिया है, प्लिंथ एरिया का क्षेत्रफल दिया है आपका, मतलब पी दिया हुआ है आपका 1500 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये गिवन है, ठीक है। और रेट आपका दिया हुआ है, जो रेट दिया हुआ है 2000 रुपये प्रति वर्ग मीटर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का आपका 2000 लगेगा, ठीक है। 2000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, 1 मीटर का 2000 रुपया, ठीक है। क्लियर है इतना? अब देखिए, जब आपको पता है कि 1 मीटर का 2000 रुपये लगेंगे, ठीक है, तो आपके पास टोटल प्लिंथ एरिया कितना है, 1500 है। तो 1 मीटर का 2000 तो 1500 मीटर का कितना, तो जाहिर सी बात है गुणा कर लेंगे। तो 1 मीटर का 2000 तो 1500 मीटर का कितना होगा, तो गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2000 गुणे 1500, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 15 दूना के 30 और 3 तो 5 0, 1 2 3 4 5, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, इकाई दयाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 30 लाख, ठीक है। 30 लाख हो गया। अब देखिए, तीस लाख हो गया ना यहाँ पे। अब देखिए, इसमें ठेकेदार का लाभ भी बताना था जोड़ के, ठीक है। तो ठेकेदार का लाभ हम कितना लेते हैं, 10%, ठीक है। तो आपका 30 लाख का मकान हो गया और इसका 10% कितना होगा, 30 लाख का 10% 3 लाख होगा, ठीक है। तो 3 लाख इसमें और ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 33 लाख रुपया। तो 33 लाख इसमें कौन सही है, ऑप्शन सी इज द
राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, और इसका एक्सप्लेन मैं किया हूँ। ये तो एक्सप्लेन मैं इसलिए कर देता हूँ कि कुछ लोगों को, कुछ क्या बहुत ही इंटरेस्टेड जो स्टूडेंट है हमारे पीडीएफ के प्रति, उनका है कि ये पीडीएफ हमको चाहिए, तो उनको मैं सेंड करता हूँ, इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, वही काम किए हैं हम, देख लीजिए, आपको भी एक बार और समझा दे रहा है। प्लिंथ एरिया आपका दिया है 1500 मीटर, रेट दिया है 2000 पर मीटर स्क्वायर, तो 1500 मीटर स्क्वायर प्लिंथ एरिया का खर्च निकल जाएगा आपका 30 लाख, और 10% ठेकेदार का लाभ जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, आगे देखिए। देखिए 15 से 16 क्वेश्चन न्यूमेरिकल हमने बताया, उसके बाद 24 क्वेश्चन आपका थ्योरी है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल आर इक्वल टू 11 डिवीजन ऑफ मेन स्केल ऑफ ईच 0.1 mm। ठीक है, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल। तो देखिए वर्नियर मापक के 10 खंड के एक मुख्य मापक के प्रत्येक 0.1 mm के 11 खंड के बराबर है। वर्नियर माप के अल्पतमांक क्या है। ठीक है, तो देखिए इसमें निकालना है लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। तो देखिए इसका भी फॉर्मूला है आपका, देखिए लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर। देखिए न्यूमेरिकल बनाने से पहले आप पहले न्यूमेरिकल को देख लीजिए, इसमें पूछा क्या है। अगर उसका फॉर्मूला आपको पता है तभी इसमें टाइम स्पेंड कीजिए, नहीं तो स्पेंड मन नहीं करना है, साफ ख़त्म बात। अगर उसका फॉर्मूला पता है तो उसके बारे में सोचेंगे, नहीं तो नहीं सोचेंगे, इसलिए बोल रहे हैं कि पहले ये देख लो कि क्या पूछा है। तो इसमें लिस्ट काउंट पूछा है, एग्जाम हॉल में बैठे हमें लिस्ट काउंट का फॉर्मूला नहीं पता है, तो झूठ मूठ का इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, अब लिस्ट काउंट का फॉर्मूला पता है तो तुरंत इसको क्या करेंगे, लगाएंगे। तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर इक्वल टू S/N। ठीक है, जिसमें S आपका होता है मेन स्केल का सबसे छोटा भाग। ठीक है, तो मेन स्केल का सबसे छोटा भाग, ठीक है, वह S होता है, और N क्या होता है, वर्नियर की भागों की संख्या। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका मेन स्केल का सबसे छोटा भाग कौन है, 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल आर इक्वल टू 11 डिवीजन ऑफ ए मेन स्केल ऑफ इच 0.1 mm। ठीक है, तो एस का मतलब क्या बोले थे, मेन स्केल का सबसे छोटा भाग एस है। तो मेन स्केल है ना, इसका सबसे छोटा भाग 0.1 mm, तो हमारा ऊपर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.1 mm हो जाएगा। ठीक है, ये लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर का ये फॉर्मूला है S/N। ठीक है, तो S आपका क्या हो जाएगा 0.1। क्यों होगा, ये तो पता हो गया, क्योंकि S का मतलब होता है मेन स्केल का सबसे छोटा भाग, तो मेन स्केल का सबसे छोटा भाग यानी कि इच 0.1 mm। हिंदी में देखिए मुख्य मापांक के प्रत्येक 0.1 mm। ठीक है, तो सबसे छोटा भाग ये हो गया। अब N क्या है, वर्नियर की भागों की संख्या। ठीक है, तो वर्नियर की भागों की संख्या तो कौन सा है, वर्नियर की भागों की संख्या कितनी है, तो कितनी है इसमें वर्नियर की भागों की संख्या, गिनिए तो देखिए, तो वर्नियर मापक के 10 खंड। ठीक है, ठीक है, लिखा हुआ है वर्नियर मापक के 10 खंड, तो ये आपका हो जाएगा 10। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 0.01 mm। ठीक है, ये आपका आंसर होगा 0.01, कौन सा होगा, बी। देखिए लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल S/N। S जो हो जाएगा मेन स्केल का सबसे छोटा भाग, और N हो जाएगा वर्नियर की भागों की संख्या। ठीक है, तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है S/N, बोलते बताए ही थे, तो आपका कट पीट के हो जाएगा 0.01, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट देखिए। द हाइपोटेनस अलाउंस फॉर 30 मीटर लॉन्ग चैन इफ इट स्लोप इज 1:10। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, अब इसमें आपको हाइपोटेनस अलाउंस निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसमें अब क्या करेंगे, ये हाइपोटेनस अलाउंस होता क्या है,
तो देखिए ये फिगर है, मान लीजिए आपका हाइपोटेनस है, ये ट्रेंगल हुआ। सर्वे तो करते हैं ट्रेंगुलर शेप बनाकर ही करते हैं चेन सर्वे, ये तो पता ही होगा। तो इसमें आपका जो ये एंगल होती है यहाँ से, यही आपका होता है हाइपोटेनस अलावेंस, ठीक है। इसी को हम कहते हैं हाइपोटेनस अलावेंस, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन में पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका लेंथ ऑफ चेन दिया हुआ है, एल दिया हुआ है 30 मीटर, ठीक है। अब आपका क्या दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है, स्लोप का रेशियो दिया हुआ है, स्लोप का रेशियो दिया हुआ है 1:10, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, अब कुछ नहीं दिया हुआ है, बस यही दो चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। और देखिए 30 मीटर चेन है, यानी कि 150 कड़ियाँ होती हैं, इसमें तो पता होगा। 30 मीट्रिक चेन में 150 कड़ियाँ, तो 30 मीट्रिक चेन में कितना कड़ियाँ होती है, 150 कड़ियाँ होती है, तो आपको पता होगा। चलिए तो गिवन हो गया। अब ढाल भी आपका दिया है 1:10। तो चलिए इसको जो फिगर में एक्सप्लेन किया उसमें समझाता हूँ, ठीक है। इसमें दिक्कत होगा समझाने में। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए लेंथ ऑफ चेन आपका 30 मीटर, 30 मीटर में 150 कड़ियाँ होती हैं, स्लोप का रेशियो 1:10 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इस जो रेशियो है आपका, अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला ये लगा लीजिए, tan थीटा = 1/10, tan थीटा p/b होता है, यानी कि p यानी कि परपेंडिकुलर 1 हो गया और b यानी कि 10 बेस हो गया। तो यहाँ से हम ये इसको फाइंड कर लेंगे हाइपोटेनस। जब हमारा परपेंडिकुलर और बेस पता है तो हाइपोटेनस निकाल लेंगे, ठीक है। तो हाइपोटेनस निकाल देखिए, हाइपोटेनस या फिर कर्ण कहिए इसको, h के यानी कि कर्ण हाइपोटेनस, तो हमारे √101 आया यहाँ पर। जो हाइपोटेनस का मान हुआ √101 आया, ठीक है। अब सेक थीटा का मान क्या है, कर्ण अपान आधार, ठीक है। कर्ण बटा आधार है, कर्ण यानी कि हाइपोटेनस अपान आधार यानी कि बेस, ठीक है, h/b, ठीक है। तो h आपका हो गया √101 और बेस हो गया आपका 10, ठीक है। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक और बात बताना चाहता हूँ, आप √2 से लेकर √9 तक का वैल्यू याद करके एग्ज़ाम में जाइएगा, ठीक है। क्योंकि अक्सर √2, √3, √4, √5 का मान आपको याद रहना चाहिए न्यूमेरिकल बनाने के लिए, इससे आपको आसानी होगी। तो आई थिंक एक समझ में आ गया होगा कि एक बार और बता दें। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में फिर से बता दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल। तो इसमें थ्योरी भी है, बताया था 24 थ्योरी और 16 न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल पहले लाइन से आ रहा तो क्या किया जाए, तो परेशान ना होइएगा। आगे देखिए, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द कर्व फॉर ए रेडियस ऑफ 573 मीटर यूजिंग चेन ऑफ 20 मीटर लेंथ, ठीक है। अब और एक बात कहना चाहता हूँ, सिविल का जो क्लास है वो आपका 18 जनवरी तक ही चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका नॉन टेक्निकल चलेगा। सो बने रहिए और लगातार वीडियो को देखा कीजिए, नहीं तो अब 19, 20, 21 तारीख को आप कमेंट करके कहिए क्लास कराइए, क्लास कराइए, क्लास कराइए, तो उसके बाद क्लास में नहीं कराने वाला हूँ, उस समय नॉन टेक्निकल ही चलेगा, ठीक है। टेक्निकल जितना होगा 18 तारीख तक जितना होगा मैं करा दूंगा आपको, ठीक है। वैसे तो रिकॉर्डेड होगा, आप इसको देखते रहिएगा प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है। तो चलिए देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एक 573 मीटर की त्रिज्या के लिए वक्र का झुकाव एक 20 मीटर लंबी चेन का उपयोग करके क्या है, ठीक है। तो वही काम करना है जो बताए थे आपको। तो इसमें डिग्री ऑफ कर्व आपका फॉर्मूला डायरेक्ट, जब फॉर्मूला पता है तो न्यूमेरिकल बनेगा। डिग्री ऑफ कर्व होता है 1146/r, ठीक है। ये हो गया, आर आपका रेडियस है आपका, और इसमें वैल्यू को रख दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा, ठीक है। बी, आर का वैल्यू आपका कितना है 573 मीटर।
चलिए आपको दिखा देता हूँ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन देखिए, D इक्वल टू 1146 अपन R, तो 1146 वैसे ही रहेगा। रेडियस आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 573, इसको जब कट कीजिएगा तो आपका 2 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए अगला सवाल है, द क्ले डिपॉजिट ऑफ थिकनेस 10 सेंटीमीटर एंड वर्ड रेशियो 0.5 अंडरगो सेटलमेंट एंड नाउ इट्स फाइनल वर्ड रेशियो इज 0.2, द थिकनेस ऑफ द सेटलमेंट लेयर। देखिए थिकनेस ऑफ सेटलमेंट लेयर, तो थिकनेस ऑफ सेटलमेंट लेयर का पहले फॉर्मूला देखते हैं हमको पता है कि नहीं है। नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। थिकनेस ऑफ सेटलमेंट लेयर का बता दूंगा, पहले देख लेते इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो आपका क्या दिया हुआ है, पहले थिकनेस दिया हुआ है। थिकनेस को मान लीजिए एच से डिनोट करते हैं, तो ये आपका 10 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। थिकनेस आपका 10 सेंटीमीटर हो गया। और अब उसके बाद क्या दिया है, वर्ड रेशियो, ठीक है। तो वर्ड रेशियो 0.5 अंडरगो सेटलमेंट एंड नाउ इट्स फाइनल वर्ड रेशियो, मतलब दो वर्ड रेशियो है, तो इनिशियल और फाइनल कर देते हैं। पहले वर्ड रेशियो को इनिशियल, दूसरे को फाइनल। तो पहला वर्ड रेशियो जो इनिशियल है उसको हम E0 से डिनोट करते हैं, ये हमारा इनिशियल वर्ड रेशियो हुआ है, जो क्या है 0.5 है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। और इसके बाद वर्ड रेशियो, फाइनल वर्ड रेशियो आपका 0.2 है, इफ एफ कर देना, ये हमारा 0.2 फाइनल वर्ड रेशियो हो गया, ठीक है। अब देखिए, जब भी इनिशियल फाइनल की बात होता है, न्यूमेरिकल हो, तो क्या करते हैं, इसका चेंज इन वर्ड रेशियो निकालते हैं, ठीक है। तो कैसे निकलता है चेंज इन वर्ड रेशियो, इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक है। तो चेंज इन वर्ड रेशियो यानी कि डेल्टा ई से डिनोट करते हैं। तो क्या करते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल को करेंगे तो कितना होगा, जब इसमें इसको घटाएंगे तो 0.3 होगा। तो चेंज इन वर्ड रेशियो निकल गया, ठीक है। अब देखिए इतना तो हो गया, अब हमको चाहिए क्या, थिकनेस ऑफ सेटलमेंट लेयर निकालना है। तो इसका हमको फॉर्मूला चाहिए। तो इसका फॉर्मूला हम बता दे रहे हैं क्या होता है। इसका फॉर्मूला आपका होता है थिकनेस ऑफ सेटलमेंट लेयर, यानी कि डेल्टा डेल्टा एस से हम इसको डिनोट कर दे रहे हैं, क्योंकि एस से मैंने थिकनेस को डिनोट किया है। तो डेल्टा एस से हम किसको डिनोट कर दे रहे हैं, थिकनेस ऑफ सेटलमेंट लेयर। एच क्या था, एच सिर्फ थिकनेस था, और ये सेटलमेंट लेयर का थिकनेस था। डेल्टा एच से डिनोट करते हैं, तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई अपान 1 प्लस ई इनिशियल इंटू एच, ये आपका सेटलमेंट लेयर का फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए एक्सप्लेन करते हैं आपको सॉल्यूशन के साथ। देखिए दो दो बार मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि आपको उस तरह समझ में आया तो इस तरह समझ में आ जाए। तो थिकनेस आपका 10 सेंटीमीटर, इनिशियल आपका वर्ड रेशियो 0.5 दिया हुआ है क्वेश्चन में, फाइनल वर्ड रेशियो आपका 0.2 दिया हुआ है। चेंज इन वर्ड रेशियो निकालिएगा तो 0.3 होगा। फिर थिकनेस ऑफ सेटलमेंट लेयर डेल्टा एस से डिनोट करते हैं, और इसका ये फॉर्मूला होता है, इसको आप रट जाइए। और इसमें जब वैल्यू पुट कीजिएगा, आप, तो क्या होगा, आपका 2 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर आपका इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला सवाल है हमारा, चलिए इस क्वेश्चन को बाद में देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्लीडिंग इज गुड टू एन एक्सटेंट इफ इट ऑकर्स व्हेन कंक्रीट इज, ठीक है, ठीक है। तो इसमें यह बोल रहा है कि ब्लीडिंग जो होता है किस हद तक सही है, ठीक है। निस्त्रवन होना उस हद तक अच्छा होता है जब कंक्रीट, मतलब ब्लीडिंग भी एक तरह से आपको एक हद तक अच्छा होता है, ठीक है। कब, ए ट्रांसपोर्टेड, बी मिक्स्ड, सी प्लास्टिक, या डी प्लेस्ड, ठीक है। तो कब हम मानते हैं कि निस्त्रवन होना भी अच्छा होता है, ठीक है। और ब्लीडिंग क्या होता है ये तो पता होगा, ट्रांसपोर्टेशन, पंपिंग, ब्लीडिंग। तो इसमें कौन सा होगा,
तो देखिए इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, प्लेस्ड। ठीक है, प्लेस्ड यानी कि डाली जा रही हो। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। बिल्डिंग आपको पता है क्या है, इफ़ एक्सेस वाटर इन द मिक्स कम्स अप एट द सरफेस, मतलब कि जो मसाला बनाते हैं उसमें जब अधिक पानी जो होता है वो बाहर निकलने लगता है एक्सेस अमाउंट में, अपने जो मिलावे को छोड़कर पानी अधिक मात्रा में बहने लगे कंक्रीट से, तो वही हमारा ब्लीडिंग कहलाता है। इफ़ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इन द मिक्स कम्स अप एट द सरफेस काउजिंग ए स्मॉल पोर्स थ्रू द मास ऑफ कंक्रीट, इट इज़ कॉल्ड ब्लीडिंग। ठीक है, अब देखिए ये ब्लीडिंग को रोका भी जाता है कैसे, इट कैन बी रिड्यूस बाई कैल्शियम क्लोराइड से। ठीक है, और प्लेस्ड, और देखिए हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का जो ब्लीडिंग होता है वो कम होता है। ठीक है, जब हमारा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होगा तो उसका ब्लीडिंग लेस होगा। ठीक है, अब तो इसमें आपका डी सही होगा, प्लेस्ड। जब सतह पर कंक्रीट को डाली जा रही हो सरफेस पर, तो हमारा क्या होता है, आपको कुछ अब दिमाग भी लगाना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, और कुछ अपना क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ कॉमन सेंस वाली बातें क्वेश्चन पे नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो उस समय हमको कुछ अपना लॉजिक भी यूज करना होता है ब्रेन का। ठीक है, तो जो सतह में कंक्रीट डाली जाती है तो उस समय ब्लीडिंग जो होता है कुछ हद तक सही होता है। चलिए देखिए, तो मैंने इसको हिंदी में आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दिया है, एक बार और कर दे रहा हूँ। इफ़ एक्सेस ऑफ वाटर इन द मिक्स कम्स अप एट द सरफेस काउजिंग ए स्मॉल पोर्स थ्रू द मास ऑफ कंक्रीट, इट इज़ कॉल्ड ब्लीडिंग। ठीक है, इट कैन बी रिड्यूस बाय कैल्शियम क्लोराइड, मतलब कि ब्लीडिंग को हम कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा कुछ हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होगा तो उसका ब्लीडिंग जो होगा लेस होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, हाउ डज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिफर विद द एज ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो अब इसमें बताइए क्या होगा, हाउ डज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिफर विथ एज ऑफ कंक्रीट, ए इंक्रीज, बी डिक्रीज, सी नो इफेक्ट, या डी इंक्रीज एट देन डिक्रीज। ठीक है, तो बताइए कंक्रीट की सामर्थ्य कंक्रीट के आयु के साथ कैसे बदलती है, कौन सा होगा इसमें। तो देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन ए इंक्रीज। ठीक है, कंक्रीट की सामर्थ्य कंक्रीट की आयु के साथ बढ़ती है। ठीक है, अब देखिए इसमें कंक्रीट का स्ट्रेंथ जो होता है कंक्रीट के उम्र के साथ बढ़ती है, लेकिन समय बीतने पर इसका जो रेट ऑफ स्ट्रेंथ गेन होता है वो कमी भी आती है। ठीक है, दोनों दो चीज़ है, दोनों में अंतर होता है। ठीक है, देखिए कंक्रीट जो स्ट्रेंथ है वो कंक्रीट के उम्र के साथ बढ़ती है। देखिएगा कंक्रीट का स्ट्रेंथ जो है, कंक्रीट का स्ट्रेंथ कंक्रीट के उम्र के साथ बढ़ती है, जो कि क्वेश्चन में पूछा है, तो इसीलिए इंक्रीज हुआ है, बढ़ती है। लेकिन समय बीतने के बाद इसकी जो रेट ऑफ स्ट्रेंथ गेन है, जो मतलब कि जितने स्पीड से ये स्ट्रेंथ को गेन करती है वही रेट ऑफ स्ट्रेंथ गेन कहलाता है। वो जो इसकी रेट ऑफ स्ट्रेंथ गेन है उसमें एज के साथ, मतलब समय बीतने के साथ, उम्र के साथ क्या होता है, उसमें कमी आती है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ में क्या होगा, बढ़ोतरी होगी एज के साथ, लेकिन रेट ऑफ स्ट्रेंथ गेन की बात करेगा तो एज के साथ उसमें क्या होगा, कमी आएगी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिए, इन द कंक्रीट मिक्स विथ प्रोपोर्शन ऑफ इट्स इंग्रेडिएंट 1:3, 3:6। ठीक है, द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ सैंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इफ बल्किंग ऑफ सैंड इज 15%। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि कंक्रीट मिश्रण जिसके घटक 1:3:6 के अनुपात में है। ठीक है, तो आपको पता है एक आपका सीमेंट हो गया, 3 आपका क्या हो गया, सैंड हो गया, और 6 आपका ग्रेवल यानी कि मोटा मिलावा कर दीजिए या फिर ग्रेवल कर दीजिए, 1:3:6 के अनुपात में है। ठीक है, ठीक है, आपका 1:3:6 के अनुपात में है, इतना तो क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये हमारा इंग्रेडिएंट हो गया। अब क्या बोल रहा है
कि सीमेंट की प्रति इकाई मात्रा के अनुसार रेत की वास्तविक आयतन होगी। अब रेत का जो एक्चुअल वॉल्यूम होगा वो ज्ञात करना है, ठीक है, वास्तविक आयतन। अगर रेत का 15% स्थूलन किया गया है, मतलब बल्किंग ऑफ सेंट अगर 15% हो गया है, मतलब फुल कर वो 15% हो गया, तो वास्तविकता में तो इतना है नहीं, वो तो फुल कर 15% हो गया है, तो एक्चुअल वॉल्यूम निकालना है सीमेंट का, ठीक है। बल्किंग ऑफ सेंट उसमें हो गया है 15%, ये दिया है। तो देखिए इसमें करना क्या है, तो इंग्रेडिएंट तो आपको पता है 136 है। अब देखिए तो इंग्रेडिएंट हमारा 136 जो दिया हुआ है वो रेशियो में दिया हुआ है, एग्जैक्ट तो केजी में वॉल्यूम में कुछ तो दिया नहीं है, सिर्फ रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो हम सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास सेंट कितना है, 1 है, तो रेशियो में दिया हुआ है, लेकिन हम रेशियो जब चैप्टर लगाते हैं तो 100 मान लेते थे कोई भी चीज़ जब नहीं पता होता है। तो मान लीजिए कि हमारा 100 यूनिट, यूनिट का मतलब इकाई होता है, कोई भी यूनिट दे सकते हैं, तो 100 यूनिट सेंड मान लेते हैं हम, ठीक है, 100 यूनिट सेंड मान लेते हैं, ठीक है। अब मान रहे हैं 100 यूनिट सेंड। अब क्या बोल रहा है कि 15% उसमें क्या हुआ था, स्थूलन हुआ था, बल्किंग ऑफ सेंट 15%, तो वो फुल कर कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा, 115 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। 100 यूनिट था, बल्किंग ऑफ सेंट के कारण 115 यूनिट हो गया। अब इसमें कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत नहीं है ना इतना। अब देखिए 100 यूनिट सेंड इंक्रीज करके 115 यूनिट हो गया, ठीक है। तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या होगा, 100 यूनिट बल्किंग ऑफ सेंट के कारण 115 हो गया, ठीक है। तो 1 यूनिट क्या होगा, 115/100 होगा, ठीक है, 115/100 होगा ना 1 यूनिट, ठीक है। अब देखिए इसमें एक्चुअल में सेंड की यूनिट रेशियो में कितना दिए हुए हैं, तो यहाँ आपका 3 दिया हुआ है, 3 जो हमारा सेंड दिया हुआ है यहाँ पर 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो सेंड का दिया हुआ है, तो 1 का हम यूनिट का निकाल दिए हैं 115/10, तो 3 का निकालना है तो 3 से गुणा कर देंगे, तो 115/100 × 3, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल जाएगा 3.45। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी सही होगा। चलिए एक बार और देख लेते हैं हम इसमें, ठीक है। ये हमारा इंग्रेडिएंट हुआ जो कि क्वेश्चन में दिया था, सीमेंट, सैंड और ग्रेवल, ठीक है, 1:6 के अनुपात में। बल्किंग ऑफ सैंड 15% था, 100 यूनिट सैंड बल्किंग ऑफ सैंड के कारण 115 यूनिट हो गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू 115/100 यूनिट हो गया। तो 3 यूनिट, क्योंकि 3 यूनिट सेंट का पूछा है वॉल्यूम ना, तो सेंट का अगर यही पूछता हमारा सीमेंट का तो 1 यूज़ करते हैं जो कि यहाँ पे दिया है, और यही हमारा पूछता मोटा मिलावा का या फिर ग्रेवल का पूछता है तो यहाँ पर 6 का यूज करते हैं, ठीक है। तो समझ लीजिएगा, जो पूछेगा वो वैल्यू रख दीजिएगा। तो सेंट का पूछा है तो 3 से गुणा कर दिए हैं, तो हमारा सॉल्व करने पर 3.45 आ गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल क्या है, विच प्रोसेस कम्स आफ्टर बैचिंग इन मैन्युफैक्चर प्रोसेस ऑफ सीमेंट ऑफ कंक्रीट, ठीक है। कंक्रीट के निर्माण की प्रक्रिया में बैचिंग के बाद कौन सी प्रक्रिया आती है, तो बताइए। तो प्रोसेस है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, 5 स्टेप। तो विच प्रोसेस कम्स आफ्टर बैचिंग इन मैन्युफैक्चर प्रोसेस ऑफ सीमेंट, ठीक है। विच प्रोसेस कम्स आफ्टर बैचिंग, तो बैचिंग के बाद कौन सा प्रोसेस आता है। बैचिंग का मतलब क्या होता है, जो हमारा इंग्रेडिएंट है उसका वजन को हम कितना मात्रा किस में लेंगे, वही हमारा बैचिंग कहलाता है, ठीक है। मतलब कि 1 किलो सीमेंट है तो 3 kg, 1 किलो सीमेंट है तो 3 किलो बालू, 6 किलो मोटा मिलावा, ये हम नापते हैं ना, तो वही हमारा बैचिंग कहलाता है। तो बैचिंग के बाद क्या करते हैं हम, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं उसको, बैचिंग करने के बाद कि प्लेसिंग करते हैं या फिर मिक्सिंग करते हैं या फिर कॉम्पैक्टिंग करते हैं। तो सबको पता होगा, जब उसको बैचिंग करते हैं, नापने के बाद क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए पहले आता है आपका
देखिए इसमें देख लीजिए, पहले आता है आपका बेचिंग मिक्सिंग, पहले आता है बेचिंग, फिर आता है मिक्सिंग, फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं, फिर उसको प्लेसिंग करते हैं, फिर कॉम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। और दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आपको पता है पीडीएफ कैसे मिलेगा, और नहीं पता तो वीडियो के एंड में, हर वीडियो के एंड में आपको बताता ही हूँ, वो भी बता दूंगा। आप देख लीजिए वीडियो के एंड में कैसे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ से ये फ़ायदा है कि मैं आपको टाइम, पहले तो टाइम बचेगा आपको, और दूसरा चीज़ की गैदर करके जो मटेरियल मैं लाता हूँ वो आपको एग्जैक्ट एक वीडियो मिल जा रहा है, ठीक है। तो आपको इधर उधर खोजना नहीं है, बस रटना है तेज़ी से, बस याद करना है 2 से 3 बार आपको ये रटना है, पढ़ना है। तो वीडियो देखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो देखिए, उसके बाद आज वीडियो देख लिए तो इसको जो पीडीएफ है उसको आज शाम को रट जाइए, फिर कल रट जाइए, 2-3 बार उसको देख लीजिए तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन तो मान लीजिए आपका जैसे ये क्वेश्चन हुआ तो इसमें आपका 20 सही है, आप जानते हैं कि 20 सही है, ठीक है। तो इसमें आप इस क्वेश्चन में तो जानते हैं 20 सही है, लेकिन इसके बाद जो एक्सप्लेनेशन है उसमें तो आपको कई एक्सप्लेनेशन टेबल में बना हुआ है, ठीक है। तो टेबल में आपका एग्जैक्ट जो जितना इसमें पता है सिविल इंजीनियरिंग में कितना टेबल है, कितना फार्मूला है, तो सारा आपको इसमें मौजूद होता है पीडीएफ में, ठीक है। तो जिसको पीडीएफ चाहिए उसको मिल जाएगा, वीडियो के एंड में बताऊँगा कैसे। तो चलिए क्वेश्चन देखिए आगे। स्टीम क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट इज एडोप्टेड फॉर, ठीक है। अब बताइए कंक्रीट का भाप संसाधन इसके लिए अपनाया जाता है। ए प्रीकास्ट स्ट्रक्चर, बी कॉलम्स, सी बीम, डी वाल। तो कंक्रीट का भाप संसाधन किसके लिए अपनाया जाता है, कौन सा होगा इसमें? स्टीम क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट मतलब कंक्रीट का जो हम तराई करते हैं वो स्टीम द्वारा जब करते हैं तो इसको स्टीम क्यूरिंग कहते हैं। तो किस के लिए अपनाया जाता है, प्री कास्ट स्ट्रक्चर के लिए कि कॉलम्स के लिए कि बीम के लिए या फिर वॉल्स के लिए? तो देखिए इसमें होगा आपका ए प्री कास्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए वेपर द्वारा तराई करने पर कंक्रीट की स्ट्रेंथ गेन रेट बहुत हाई होती है, ठीक है। स्ट्रेंथ गेन रेट का मतलब क्या होता है, बहुत कितनी तेज़ी से वो स्ट्रेंथ को गेन कर रहा है, कितने मतलब कि बहुत ही कम समय में स्ट्रेंथ गेन करने की क्षमता, स्पीड जो है बहुत ज़्यादा है, उसी को कहते हैं रेट गेन, स्ट्रेंथ गेन रेट, ठीक है। तो वेपर द्वारा तराई करने पर कंक्रीट की स्ट्रेंथ गेन रेट जो होती है बहुत हाई होती है। 4 से 5 आवर क्यूरिंग में कंक्रीट 28 दिन की स्ट्रेंथ का 70% तक गेन कर लेती है। मतलब कि स्टीम क्यूरिंग करेंगे तो जो 28 दिन में वो जो स्ट्रेंथ गेन करती है, उस 28 दिन का स्ट्रेंथ गेन करने का, जो 28 दिन में वो स्ट्रेंथ गेन करेगी, जितना वो स्ट्रेंथ गेन करेगी 28 दिन में, उसी का 70% वो 4 से 5 घंटे में कर लेती है, ठीक है। देखिए इसमें 4 से 5 घंटा लिखा हुआ है। 4 to 5 आवर्स क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट 28 दिन की स्ट्रेंथ का मतलब 28 दिन में जितना स्ट्रेंथ करता है उसका 70% वो 4 से 5 घंटा में स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। कैसे? स्टीम क्यूरिंग से, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सही होगा, प्रीकास्ट स्ट्रक्चर के लिए हम ये प्रोसेस यूज करते हैं, ऑप्शन ए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, फिर आ गया न्यूमेरिकल। तो अब देखिए इसमें ग्रेड कंपनसेशन निकालना है, बोले थे ना पहले, देख लीजिए क्या निकालना है, ग्रेड कंपनसेशन, ठीक है। तो आपको पता है फॉर्मूला, नहीं पता तो हम बताते हैं फॉर्मूला आप जानिए, उसके बाद रखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, बन रहा तो बनाइए, नहीं बन रहा तो बताते हैं कैसे बनेगा। तो पहले फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, उसके बाद आप ट्राई कीजिए कि बनता है कि नहीं बनता है। तो ग्रेड कंपनसेशन का होता है 30, फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, उसके बाद आप एक बार ट्राई करिए। 30 + R/R, ठीक है। R आपका रेडियस है, ये हो गया, या फिर 75 R हो गया, ठीक है।
अब इसका वैल्यू निकाल लीजिए और इसका वैल्यू निकालिए, दोनों में से जो कम होगा उसी को हम मान्य करते हैं, वही हमारा सही होता है। तो यही हमारा ग्रेड कंपनसेशन का सूत्र है, G इक्वल टू, ठीक है, इसको G1 कर दीजिए या G2 कर दीजिए इसको। अब दोनों का वैल्यू निकालिए, जो कम होगा वही आपका आंसर होगा। तो इसमें क्या करना है, R का वैल्यू रखना है बस। R आपको पता ही है कितना होगा, ठीक है, R कितना इसमें क्वेश्चन में दिया ही है। तो बताइए इसमें क्या होगा, पॉज करके देखिए, बनाइए, नहीं बनता है तो आगे हम बताते कैसे बनेगा, ठीक है। तो देखिए आप क्या करेंगे, इसमें R का वैल्यू रखेंगे। देखिए यही आपका ग्रेड कंपनसेशन का मान 30 + R%। अब देखिए हम ज़्यादा, एक तो होता है कि क्वेश्चन को पढ़ना, ठीक है। अब जैसे कि पूरा यहाँ से हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ग्रेडियंट ऑफ द हाईवे इज 120, रेडियस ऑफ द कर्व 20, आफ्टर ग्रेड कंपनसेशन द ग्रेड प्रोवाइडेड नॉट बी लेस देन। तो ये तो एक अलग प्रोसेस हो गया, ठीक है, समझना समझाना, और थोड़ा हम लॉजिक भी बता रहे हैं, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो थोड़ा समझ लीजिएगा। देखिए पहले आप ट्राई कीजिएगा, फॉर्मूला वैल्यू पुट करके डायरेक्ट लगाइएगा। अगर एक बार में क्वेश्चन आ गया तो डायरेक्ट क्वेश्चन करके आगे चलिएगा, और नहीं बना तो फिर जाके उसको दोबारा देखिएगा, ठीक है। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। अब इसमें 4% लिख दिया है, तो अब आप सोचते रहिएगा 4% कहाँ यूज करना है, ठीक है, होता है ना। तो ये मैथ नहीं है कि हर वर्ड दिया है, कोई भी नंबर दिया तो उसका यूज करना ही होगा, ठीक है। इसमें कोई जरूरी नहीं, इसमें यह है कि हमको निकालना क्या है, ठीक है, और जो निकालना है उसके लिए क्या क्या चाहिए, बस इतना मिल गया, बस काम ख़त्म। तो ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ज़्यादा समझना नहीं है पूरी हर तरह से उस क्वेश्चन को, नहीं तो समझते रह जाएगी एग्जाम हॉल में। तो ग्रेड कंपनसेशन का मान आपका ये हो गया, और ये हो गया जो बताए थे, जो भी कम होगा उसको लिया जाता है। तो 30 + R आपको रेडियस दिया हुआ है, देखिए रेडियस ऑफ द कर्व 200 मीटर दिया हुआ है, 200 मीटर दिया हुआ है रेडियस ऑफ द कर्व, तो ये रख दिया गया है, 200 मीटर रख दिया गया है। तो कितना होगा, 30 + 200 मीटर अपान R क्या है, 200 मीटर, तो ये हो गया 1.15%, ठीक है। और यहाँ 75 अपन R का वैल्यू 200 दिया हुआ है, 0.38, तो कम कौन सा है, 0.38 कम है, तो ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब इसको हम ऐसे पढ़ाते हैं, एक हाईवे बनाएंगे, हाईवे में ग्रेडियंट बनाएंगे, ग्रेडियंट के बाद वक्रता बनाएंगे। वैसा क्वेश्चन होगा तो बताऊंगा, ठीक है, अगर उस टाइप का क्वेश्चन होगा, घुमाया होगा तो बताऊंगा, लेकिन सीधा क्वेश्चन में क्या बताना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इफ W इज द लोड ऑन ए सर्कुलर स्लैब ऑफ रेडियस R, ठीक है, द मैक्सिमम सर्कमफेरेंशियल मोमेंट एट द सेंटर ऑफ द स्लैब इज, ठीक है। अगर त्रिज्या R की वृत्ताकार फलक पर भार W है, तो फलक के मध्य में अधिकतम रेडियल आघूर्ण क्या होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें सर्कुलर स्लैब है जिसका रेडियस R है, ठीक है। W इज द लोड ऑन ए सर्कुलर स्लैब, एक सर्कुलर स्लैब है जिस पर W लोड लगाया गया है और उसका रेडियस R है, ठीक है। अब इसमें निकालना है मैक्सिमम सर्कमफेरेंशियल मोमेंट एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द स्लैब। तो स्लैब के सेंटर पर कितना मैक्सिमम सर्कमफेरेंशियल मोमेंट लगेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है, देख लीजिए क्या होता है आपका। पहले आप बताइए इसमें क्या होगा, इसको एक्सप्लेन कर दूंगा किसी दिन, ठीक है, इस वीडियो में नहीं करूंगा, अगले वीडियो में फिर कोई क्वेश्चन आएगा ही तो मैं आपको स्लैब बनाकर, सर्कल बनाकर अच्छे से डायग्राम में आपको बता दूंगा, ठीक है। इसमें फिलहाल बताइए क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका C, ठीक है, C होगा, C ओनली, केवल C, ठीक है। 3W² R² 16, ये मैक्सिमम सर्कमफेरेंशियल मोमेंट एट द सेंटर है, ठीक है। यही पूछता मैक्सिमम सर्कमफेरेंस मोमेंट एट सपोर्ट, एट सपोर्ट की बात करता तो आप क्या करते हैं, 2WR² 16, ठीक है। सेंटर का हो गया तो 3WR/16 सेंटर का, और सपोर्ट का बोलता है तो 2WR² 16, ठीक है। देखिए मैंने लिखा है, सर मैक्सिमम सर्कमफेरेंशियल मोमेंट एट द सेंटर 3WR² 16, मैक्सिमम सर्कमफेरेंशियल मोमेंट एट सपोर्ट 2WR²
16, R आपका रेडियस है पता होगा, W आपका लोड है। चलिए नेक्स्ट देखिए, देखिए यही तरीका है PDF लेने का। आपको सभी प्रैक्टिस सेट का PDF मिलेगा, जो 28 दिसंबर से मैंने 28 जनवरी तक जो अपलोड करूँगा सारा PDF आपको टेक्निकल का मिलेगा, ठीक है। 99 रुपये आपको पे करना होगा। इस नंबर पे व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको पूरा डिटेल भी बता दूंगा, ठीक है। और आपका जो भी PDF है, जो मैंने पिछले वीडियो जितना भी सेट अपलोड किया है इससे पहले 4 और जितना भी अपलोड करूंगा, ठीक है, सारा PDF आपको मिलेगा। चलिए तो फिर अगले क्वेश्चन को और चलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ द माइल्ड स्टील इन क्विंटल पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। अब बताइए नरम इस्पात का घनत्व क्विंटल प्रति घन मीटर क्या होगा। A 7.85, B 78.5, C 490 या D 7850, क्या होगा इसमें। चलिए क्वेश्चन थोड़ा गलती सेट हो गया था, मैंने उसको सही कर दिया है, सो परेशान ना होइएगा, क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर हो गया था, ठीक है। तो देखिए वो क्वेश्चन जो मैंने बताया था वो भी क्वेश्चन आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रॉक हैज़ द मोर वेदर रेसिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। निम्न कायांतरित चट्टानों में से किस एक में अधिक मौसम प्रतिरोध विशेषताएं हैं, ठीक है। बताइए इसमें कौन सा सही होगा। ए लाइमस्टोन, बी फेलाइट, सी क्वार्टजाइट, डी स्लेट, क्या होगा इसमें। निम्न कायांतरित चट्टानों में से किस एक में अधिक मौसम प्रतिरोध विशेषताएं हैं, कौन सा होगा। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी क्वार्टजाइट, ठीक है। क्वार्टजाइट में सबसे अधिक मोर वेदर रेसिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। चलिए कुछ एक्सप्लेन करते हैं इसको। देखिए जो पूरा हमने पत्थर को ला के रख दिया है, पूरा चट्टान को, अब इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पढ़ लीजिए, रट लीजिए एक ही वीडियो में, ठीक है। जो पत्थर मेन में डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं और कन्फ्यूज़न भी रखते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए जो स्टोन है, तो मान लीजिए स्टोन का क्लासिफिकेशन आपको पता है कि 3 तरह से क्लासीफाई करते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन होता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है और आपका जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। तीनों आपका क्लासिफिकेशन है। तो एक एक करके पहले पढ़ते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में आपका 3 तरह से मेन होता है, सिलिशियस होता है, आर्गिलियस होता है और कैलकेरियस होता है, ठीक है। ये 3 होते हैं। अब तीनों का हम एग्जाम्पल लिख दिए हैं। सिलिशियस रॉक कौन कौन होता है, तो ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट और नीज, ये आपके सिलिशियस रॉक हैं। और देखिए आर्गिलियस रॉक के एग्जाम्पल स्लेट, लेटराइट, कैओलिन, और कैलकेरियस रॉक का एग्जाम्पल लाइमस्टोन और मार्बल, ठीक है। उसी तरह देखिए फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो 2 तरह से डिवाइड किया गया है इसमें फिजिकल क्लासिफिकेशन में, स्ट्रेटिफाइड में और अनस्ट्रेटिफाइड में, ठीक है। अब देखिए स्ट्रेटिफाइड में आपका लाइमस्टोन, स्लेट, सैंडस्टोन है एग्जाम्पल, और अनस्ट्रेटिफाइड में ग्रेनाइट और मार्बल है। देखिए कुछ पत्थर दोनों में आते हैं, तो आपका यहीं भी क्लियर हो जाएगा जो दोनों में आएंगे। जैसे कि आपका सैंडस्टोन हुआ, सैंडस्टोन यहाँ पर भी है, मतलब ये आपका स्ट्रेटिफाइड में भी है एग्जाम्पल। अब देखिए यही सैंडस्टोन आपका यहाँ पर भी है, ठीक है, सैंडस्टोन। तो ये आपका जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किसके अंदर आ रहा, ये आपका सेडिमेंट्री रॉक के भी अंदर आ रहा सैंडस्टोन, ठीक है। तो सैंडस्टोन आपका सेडिमेंट्री भी होगा और आपका अनस्ट्रेटिफाइड होगा। उसी तरह जो मार्बल है वो भी देखिए 2 जगह आ रहा, मेटामॉर्फिक रॉक का भी एग्जाम्पल है और इधर आपका अनस्ट्रेटिफाइड का भी एग्जाम्पल है। तो पत्थर में अक्सर कन्फ्यूजन होता है क्लासिफिकेशन के आधार पे या फिर किसी तरह के, तो आप इस चार्ट के द्वारा आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। जो पत्थर का आपका क्लासिफिकेशन हमने एक ही वीडियो में, एक ही यहाँ पर फिगर में कर दिया, ठीक है।
तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छा से इसको इसका डिस्क्राइब भी मैंने किया है एरो से, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपका इसमें जियोलॉजिकल में हमने इग्नियस सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक कर दिया है। इग्नियस में आपका देख लीजिए ग्रेनाइट है, सेडिमेंट्री में आपका लाइमस्टोन सैंडस्टोन है, और मेटामॉर्फिक में आपका मार्बल है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द वन ब्रिक वॉल मेड अप ऑफ ट्रेडिशनल वॉल। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें बताना है कि पारंपरिक ईंट से बनी एक ईंट की दीवार की मोटाई क्या होती है। A9, B10, C18, D20। तो बताइए इसमें क्या होगा, कौन सा होगा सही। तो इसमें होगा आपका A9। ठीक है, 9 आपका राइट होगा। चलिए उसका डिटेल पढ़ लेते हैं। देखिए, ट्रेडिशनल ब्रिक से बनी एक ईंट की दीवारों की मोटाई 9 इंच होती है। ठीक है, ट्रेडिशनल ब्रिक का माप ये होता है, और मसाला जोड़ सहित ये हो जाता है। ठीक है, मीट्रिक सिस्टम में आपका ये मेजरमेंट होता है, और ब्रिक टेस्ट IS कोड 3492/1992 पर किया जाता है। ठीक है, सारा डिटेल है, पढ़ लीजिएगा। तो क्लियर है, इसमें आपका 9 होगा। क्वेश्चन के अनुसार क्या ट्रेडिशनल ब्रिक का बोला था कि व्हाट इज द थिकनेस ऑफ वन ब्रिक वॉल मेड ऑफ ट्रेडिशनल ब्रिक, तो क्या होगा 9। चलिए नेक्स्ट देखिए, जिसमें समझाने लायक होगा उसको समझाऊंगा, जिसमें नहीं समझाने लायक होगा उसमें क्या समझाना। आगे देखिए, द हाइड्रोलिसिटी ऑफ द हाइड्रोलिक लाइम इज मेनली ड्यू टू। ठीक है, द्रव चालित चूने की द्रव चालिता मुख्य रूप से किसके कारण होती है, बताइए क्या होगा इसमें। कैल्शियम ऑक्साइड, क्ले, सल्फर या वाटर। और क्वेश्चन कैसा कैसा है जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट करके, ये कैसा क्वेश्चन सब है। तो इसमें बताइए क्या होगा, द हाइड्रोलिसिटी ऑफ द हाइड्रोलिक लाइम इज मेनली ड्यू टू, क्या होगा इसमें। ए कैल्शियम ऑक्साइड, बी क्ले, सी सल्फर या डी वाटर। तो देखिए इसमें होगा आपका बी क्ले। ठीक है, क्ले आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसका डिटेल पढ़ते हैं, क्या होता है हाइड्रोलिक लाइम, और इसमें क्ले क्या क्या कारण है, कितना % होता है। तो चलिए इसमें देखिए, हाइड्रोलिक लाइम क्या होता है। इट इज़ द लाइम विच हैज़ ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सिलिका, अल्मोनिया एंड आयरन ऑक्साइड। ठीक है, ये एक तरह का लाइम है जिसमें स्मॉल क्वांटिटी मतलब छोटी छोटी मात्रा में होती है, क्या सिलिका होती है, अल्मोनिया होती है और आयरन ऑक्साइड होती है। ठीक है, विच आर इन केमिकल कम्बिनेशन विथ कैल्शियम ऑक्साइड, जो क्या करते हैं, केमिकल कम्बिनेशन करते हैं, मतलब रासायनिक परिवर्तन करते हैं किसके साथ, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। ठीक है, तो क्या है, सिलिका, अल्मोनिया और आयरन ऑक्साइड की छोटी छोटी जो मात्रा होती है, केमिकल कम्बिनेशन करती है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, तब निर्माण करता है क्या, हाइड्रोलिक लाइम का निर्माण होता है। ठीक है, यानी कि जलीय चूना। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोलिक लाइम डिपेंड अपन किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपन परसेंटेज ऑफ क्लेल इम्प्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ सिलिका, अल्मोनिया एंड आयरन ऑक्साइड। ठीक है, तो जो हाइड्रोलिक लाइम है वो डिपेंड रहता है कि कितना % ऑफ क्ले उसमें है, और जो क्ले है किसके फॉर्म में है, तो अल्मोनिया, सिलिका और आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में क्ले पार्टिकल है, क्ले इम्प्योरिटीज़ है किसमें, हाइड्रोलिक लाइम में। तो देखिए इसको भी 3 तरह से डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब देखिए जब जो क्ले इम्प्योरिटी है, परसेंटेज ऑफ क्ले इम्प्योरिटी, ठीक है, वो 5 से 10% रहेगा, तो हमारा फीवली हाइड्रोलिक लाइम होता है। ठीक है, जब परसेंटेज ऑफ क्ले इम्प्योरिटीज है वो 5 से 10% होगा तो फीवली हाइड्रोलिक लाइम, वही इम्प्योरिटीज 10 से 25% होगा तो मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम।
वही क्ले इम्प्योरिटी जब 25 से 30% होगा तो एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम। ठीक है, क्लियर। तो इसमें मेन रूप से क्या है, क्ले। तो वही आपका क्वेश्चन में पूछा है, द हाइड्रोलिसिटी ऑफ द हाइड्रोलिक लाइम इज मेनली ड्यू टू, मेनली किस पे किसके कारण होता है, तो वो आपका क्ले है। और क्ले किसके फॉर्म में होता है, क्ले इम्प्योरिटीज के फॉर्म में होता है। जो क्ले इम्प्योरिटीज में कौन कौन से आते हैं, लाइम, कौन सॉरी क्ले इम्प्योरिटीज में कौन कौन से हैं, तो आपका सिलिका, अल्मुनिया और आयरन ऑक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। इन ऑर्डिनरी सीमेंट अबाउट 99% ऑफ इट्स फाइनल स्ट्रेंथ इज अचीव्ड। ठीक है, अब बताइए साधारण सीमेंट में अपनी अंतिम शक्ति का 99% कितने दिन में हासिल की जाती है, तो क्या होगा इसमें, 3 दिन, 7 दिन, 28 दिन, 1 वर्ष, क्या होगा बताइए, कौन सा होगा इसमें। तो देखिए इसका होगा आपका ऑप्शन सी, 28 दिन। ठीक है, इसमें आपका होगा 28 दिन। इन ऑर्डिनरी सीमेंट अबाउट 99% ऑफ इट्स फाइनल स्ट्रेंथ इज अचीव्ड इन 28 डेज। ठीक है, अब देखिए इसका भी एक ग्राफ है, वो भी आप पढ़ लीजिए। देखिए इतना सारा टेबल है, सारा टेबल जो बनता है क्वेश्चन में वो मैं सारा टेबल आपको बना के ला दे रहा हूँ। ठीक है, बस आपको पढ़ना है, तो आपको तो बहुत फैसिलिटी प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ओपीसी यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में बनाई गई कंक्रीट की 28 दिनों की सामर्थ्य पर अवधि की सामर्थ्य। ठीक है, अब देखिए 1 दिन पर कितना परसेंट गेन करेगा, 16% स्ट्रेंथ। 28 दिन की सामर्थ्य का मतलब 28 दिन में जितना सामर्थ्य करेगा उसका 16% गेन कर रहा है 1 दिन में। ठीक है, उसी तरह मैंने सबका दिया, 3 दिन में 40%, 7 दिन में 65% और 28 दिन में 100%। यही आपका क्वेश्चन में था। ठीक है, और 3 महीने पर 110%, 6 महीने पर 115% और 1 वर्ष पर 120%। किसका, तो 28 दिन की सामर्थ्य का 120%। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एडवांटेजेस ऑफ द प्लाईवुड। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाईवुड का मुख्य लाभ है, बताइए प्लाईवुड का मुख्य लाभ है इनमें से कौन। इट्स स्ट्रेंथ इज मोर इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, बी स्ट्रेंथ इज मोर इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन, या सी स्ट्रेंथ टेंसाइल स्ट्रेंथ इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, या डी श्रिंकेज स्ट्रेस इज मिनिमम। तो क्या होगा इसमें, तो देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन सी, टेंसाइल स्ट्रेंथ इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, इसलिए हम यही आपका एडवांटेजेस है प्लाईवुड का। ठीक है, और भी कुछ एडवांटेजेस है देख लेते हैं, जैसे कि पहला है आपका प्लाईवुड का सामर्थ्य, प्लाईवुड का सामर्थ्य यानी कि स्ट्रेंथ सामान्य मोटाई की अन्य लकड़ी से कई गुना अधिक होती है। ठीक है, जो प्लाईवुड का स्ट्रेंथ है ठीक उतना ही मोटाई की, लंबाई की मतलब उतना ही मोटाई की जो अन्य लकड़ी होगी उससे कई गुना अधिक होगा। यह 6 mm से 32 mm तक उपलब्ध है। इसका प्रयोग किया जाता है रेल के डिब्बे में, केबिन में और विभाजक दीवार यानी कि पार्टीशन वाल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। आगे है क्वेश्चन हमारा, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ द सीमेंट रिक्वायर्ड फॉर 1 cubic मीटर ऑफ ब्रिक वर्क विथ सीमेंट मोटार 1:4। ठीक है, तो अब इसमें बताइए क्या होगा, क्या होगा अब इसमें। तो देखिए इसको कैसे करना है, अब देखिए इसमें इसके पहले वाले वीडियो में हम, अगर आप लोग ने 3rd वीडियो देखा होगा तो उसमें हम प्लस्तरा का बताए थे सीमेंट चिनाई का। ठीक है,
मसाला का कुछ दो न्यूमेरिकल बताए थे, उसी से ही मिलता जुलता है और कन्फ्यूजन भी क्रिएट करेगा, तो उसको भी देखिएगा। और उसका जो कन्फ्यूजन वाला पॉइंट था उसमें मैं इस पॉइंट में भी लाया हूँ, ठीक है, यहाँ भी क्लियर कर देंगे आपका। तो देखिए इसमें क्या होता है कि आपको निकालना क्या, पहले ये फाइंड करते हैं क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, तो आपको सीमेंट निकालना है, ठीक है, तो सीमेंट निकालना है आपको, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट दिया गया है, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालना है क्यूबिक मीटर में, क्यूबिक मीटर में आपका क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालना है, ठीक है। अब देखिए दिया क्या है इसमें, 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क, 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क विथ सीमेंट मोटा 1:4, तो गिवन है। तो देखिए कुछ पॉइंट होता है जो आपको याद करना है, जो न्यूमेरिकल में यूज होता है। 1 मीटर क्यूब ईंट चिनाई में सूखा मसाला होता है 0.30, ठीक है, 0.30 मीटर क्यूब, ठीक है। 1 मीटर क्यूब ईंट चिनाई में सूखा मसाला 0.30 मीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो अब देखिए सीमेंट का क्वांटिटी निकालना है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, सीमेंट का क्वांटिटी निकालना है। तो परसेंटेज जब निकालते थे हम लोग या फिर रेशियो निकालते थे तो कैसे निकलता है, जिसका निकालना है वो ऊपर रहता है और टोटल नीचे रहता है, और जिससे निकालना रहता है वो भी ऊपर ही रहता है, मतलब कि जिसमें से निकालना रहता है वो ऊपर, जिसका निकालना रहता है वो भी ऊपर, ठीक है, और टोटल नीचे। इसी तरह निकलता था प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी रेशियो में या परसेंटेज में। जैसे कि देखिए अब दिया है ऐसे, देखिए 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक वर्क, यहाँ पे पॉइंट पकड़ना है, 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक वर्क। तो 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक वर्क में आपको बताए थे 0.30 मीटर क्यूब सूखा मसाला लगता है, ये आपको रट लेना है, 0.30 मीटर क्यूब सूखा मसाला लगता है 1 मीटर क्यूब ईंट चिनाई में 0.30 मीटर क्यूब सूखा मसाला लगता है, इसको रट लेना है। 1 मीटर क्यूब ईंट चिनाई में 0.30 मीटर क्यूब सूखा मसाला लगता है, ठीक है। तो मान लीजिए इतना लगता है, क्लियर है इतना। अब देखिए तो कितना लगता है, 0.30 लगता है सूखा मसाला 1 मीटर क्यूब ईंट चिनाई में, ठीक है। तो गुणा किसका निकालना है, सीमेंट का। तो सीमेंट इसमें कौन सा है, 1 है, रेशियो दिया है, तो सीमेंट जिसका निकालना था उसे ऊपर रखते हैं, ठीक है, बताए थे, और टोटल नीचे रखते हैं, तो टोटल 4 1 5, ठीक है। तो ठीक है, तो इसमें एक आपका यहाँ पर है सीमेंट का निकालना है, टोटल आपका 5 है, 4 1 5 हो गया। और किससे निकालना है, तो 1 घन मीटर सूखा मसाला का, तो 1 घन मीटर सूखा मसाला 0.30 है, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका 0.06 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, इसमें ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए इसका सोल्यूशन हम किए हैं, अगर कन्फ्यूज़न होगा तो आप यहाँ देख सकते हैं, दोनों तरीका है, तो कन्फ्यूजन होगा तो क्लियर इसमें हो जाएगा। देखिए सीमेंट की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालना है, तो ये आपका सूत्र लग गया डायरेक्ट। सीमेंट एक था, रेशियो में दिया हुआ था, और टोटल सीमेंट वालू का रेशियो 5 था, तो इसको हल करने से ये निकल गया। लेकिन 0.30 कहाँ से आया, ये दिमाग में आ रहा कि 0.30 कहाँ से आया, तो ये है 1 मीटर क्यूब ईंट चिनाई में सूखा मसाला 0.30। और देखिए थर्ड वीडियो में हमने बनाया था जो न्यूमेरिकल, 1 मीटर क्यूब गीली कंक्रीट के लिए सूखी कंक्रीट का वॉल्यूम 1.52 या 1.6 मीटर क्यूब, ठीक है। तो जब हम उसमें गीली कंक्रीट का न्यूमेरिकल था, सूखी कंक्रीट का वॉल्यूम पता करना था, तो 1.52 या 1.6 मीटर क्यूब था, और यहाँ पे ईंट चिनाई की बात कर रहा तो 0.30। तो शायद ये दोनों में आपको क्लियर है, ये ईंट चिनाई है, ठीक है। तो दोनों ठीक है, तो कहाँ कौन वैल्यू रखना है यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये आपका एस्टिमेट का फिर न्यूमेरिकल आ गया। कैलकुलेट द ईयर्स परचेज फॉर अ प्रॉपर्टी ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ 30 ईयर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर
एनुअल, ठीक है। तो अब बताइए इसमें 30 वर्ष के उपयोगिता काल की संपत्ति के लिए वर्ष लब्धि की गणना करें, जबकि वार्षिक दर 5% है। और न्यूमेरिकल लगाने से परेशान ना होइए, न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं है, बताया था 16 न्यूमेरिकल है और 24 थ्योरी है, तो वो होगा, ठीक है, काउंट कर लीजिएगा। तो बताइए इसमें क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, तो पहले ही बताए थे क्या निकालना है वो पता कीजिए, फिर उसका फॉर्मूला पता करना है। तो फॉर्मूला आप जानिए, पढ़िए इसको। इसमें निकालना क्या है आपका, कैलकुलेट द ईयर्स परचेज। अब ईयर्स परचेज का मान लीजिए आपको फॉर्मूला नहीं पता है, ठीक है, तो हम आपको बता दे रहे हैं फॉर्मूला। ईयर्स परचेज इक्वल टू 100/R। आप थोड़ा लगाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, लगाइए, और नहीं लगता है तो फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। तो देखिए इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आर का वैल्यू रख दीजिए। तो ईयर परचेज इक्वल टू 100/R क्या है हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। तो 20 है ऑप्शन में, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, अब कंफ्यूज होएगा आप, पढ़ के न्यूमेरिकल लगेगा तो सोचिएगा 30 कहाँ यूज करना है, होता है ना ऐसा, 30 दिया है तो इसको कहाँ यूज करेंगे, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है न्यूमेरिकल बनाने में। इसीलिए पहले बता रहा हूँ कि पहले आप देखिए क्या निकालना है, और उसको निकालने के लिए क्या क्या चाहिए वो दिया है, तो काम हो गया। अगर आंसर आ गया तो और भी अच्छा है, तो कन्फर्म है कि सही है हमारा। तो इसमें आपका 20 होगा। चलिए देखिए, ये आपका इसका सोल्यूशन है, यूज़फुल लाइफ रेट 5%, ईयर परचेज निकालना है, तो ईयर परचेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो बताइए इनसे में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन 2016 वाले पेपर में आया भी था। इसमें करेक्ट कौन है, लेंथ ऑफ इंजीनियरिंग चेन इज 33 फीट, लेंथ ऑफ इंजीनियरिंग चेन इज 66 फीट, लेंथ ऑफ गंटर चेन इज 66 फीट, या लेंथ ऑफ रिवेन्यू चेन इज 33 फीट। क्या होगा इसमें सही, देखिए इसमें सही होगा आपका, इसमें सी एंड डी दोनों सही होगा, ठीक है। लेंथ ऑफ गंटर चेन 66 फीट और लेंथ ऑफ रिवेन्यू चेन 33 फीट, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा एक टेबल बना दूं, जो कि अक्सर कन्फ्यूजन पैदा करता है और कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। तो ये आपको फिगर है, देखिए ये आपका इंजीनियर्स चेन है, जिसमें लेंथ जो फुट में है, नंबर ऑफ लिंक्स यानी कि कड़ियों की संख्या कितनी है, और लेंथ ऑफ ईच लिंक प्रत्येक कड़ी की लंबाई कितनी है वो भी फुट में है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग चेन रहेगा तो 100 फुट की लंबाई है, कड़ियाँ इसमें 100 है, और एक कड़ी की लंबाई 1 फुट है, ठीक है। गंटर चेन है तो 66 फुट होगा, कड़ियों की संख्या 100, और इसकी एक कड़ी की लंबाई 0.66 होगा। रिवेन्यू चेन है तो 33 फुट लंबाई, 16 कड़ी, और ये आपका एक कड़ी की लंबाई है, ठीक है। तो ये भी टेबल ठीक है, रट जाइए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नहीं तो आप कभी इस क्वेश्चन में इसको देखिएगा, कभी उस क्वेश्चन में उस पॉइंट को नोट कीजिएगा, तो आप नोट करते रह जाइएगा। आपको हर पॉइंट से हम करा दे रहा हूँ, जो भी इसका मिलता जुलता बनता है क्वेश्चन मिलाकर आपके सामने रख दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द डिस्चार्ज फ्रॉम सर्कुलर पाइप हैविंग डायमीटर 0.5 मीटर एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जब न्यूमेरिकल बनाया करो कॉन्फिडेंस आता है। वृत्ताकार पाइप जिसका व्यास 0.5 मीटर है, वेग 10 मीटर पर सेकेंड है, प्रवाह निर्वहन मीटर क्यूब पर सेकेंड है, ठीक है। क्या है, वृत्ताकार पाइप जिसका व्यास 0.5 मीटर है, वेग 10 मीटर पर सेकेंड है, और प्रवाह निर्वहन क्या है, मतलब कि डिस्चार्ज फ्रॉम सर्कुलर पाइप पूछ रहा है, डिस्चार्ज पूछ रहा है फ्रॉम सर्कुलर पाइप का, ठीक है। तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला पता नहीं है तो हम फॉर्मूला पहले आपको बताएंगे, आपको खुद सॉल्व करना है, नहीं लगे तो फिर आप देखिएगा।
क्यू इक्वल टू ए वी। क्यू आपका डिस्चार्ज है, ए आपका एरिया है, भी आपका वेलोसिटी है। पहले लगाइए इस पर। तो देखिए क्या करना क्या है, क्वेश्चन में वैल्यू रख दिए हैं आपका, ठीक है। तो क्यू ए वी में आप वैल्यू रख दीजिए। तो क्यू इक्वल टू ए वी, ए का मतलब कि एरिया हुआ। तो एरिया किसका निकालना है, सर्कुलर पाइप का निकालना है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ए का जगह हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू वेलोसिटी आपका दिया हुआ है 10, ठीक है। यानी क्यू इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू 10, ठीक है। और इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक्सप्लेन करते हैं उसमें सोल्यूशन में। देखिए ये आपका क्या है, ये आपका डायमीटर है। देखिए दिया हुआ है डायमीटर 0.5 मीटर, तो वही आपका डी आपका डायमीटर है। वेलोसिटी भी दिया है, डिस्चार्ज का फॉर्मूला रख दिए। ए का मतलब एरिया, तो सर्कुलर पाइप का एरिया निकल गया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो रेडियस आपका दिया हुआ है, ठीक है। देखिए इसमें डायमीटर दिया है तो रेडियस निकल ही जाएगा पाई अपन 2 करके। तो अपन 2 करके हम रेडियस कर दिए और इसका स्क्वायर कर दिए गुना 10 कर दिए। तो पाई का वैल्यू आप 22/7 का वैल्यू आप ज्ञात कर लीजिएगा क्या होगा, उसको रख दीजिएगा तो इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसको लगाइए और इसका फॉर्मूला मैं आपको लिख दे रहा हूँ। इनर्जी इक्वल टू एच प्लस वी स्क्वायर अपन 2g, ठीक है। लगाइए और नहीं लगता है तो फिर सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। न्यूमेरिकल आएगा तो पहले आपको फॉर्मूला रख देंगे ताकि आप पहले तो आपको लड़ाई करने से पहले, ठीक है। लड़ाई कब करिएगा, जब आपके पास हथियार हो, ठीक है। तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए फार्मूला चाहिए। अब फार्मूला मान लीजिए वीडियो देख रहे हैं, फार्मूला आपको पता नहीं है तो ऐसे ही स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि आपको फार्मूला बता दें ताकि आपको उम्मीद तो हो, आपका इच्छा तो करे कम से कम लगाने का। तो बताइए इसमें क्या होगा, कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू रखना है। तो देखिए इसमें क्या करना है, आपका एच मतलब हाइट या हाइट डेप्थ, न्यूमेरिकल में हाइट डेप्थ तो एच से भी डिनोट करते हैं। तो एच आपका 1 मीटर दिया हुआ है प्लस वी स्क्वायर वेलोसिटी स्क्वायर मीटर पर सेकेंड है। तो 3 स्क्वायर यहाँ पर हो गया अपान 2g। तो 2 का 2 जी क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स, यानी कि 9.8 यानी कि 10 हम रख लेते हैं। और इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाता है 1.46। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए इक्वल टू एच प्लस वी स्क्वायर अपन 2g, तो 1 प्लस 3 स्क्वायर अपन 2 इंटू 10, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो इसमें बताइए क्या होगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कंपोनेंट इन ग्रेड M20 कंक्रीट। ग्रेड M20 कंक्रीट में अवयव का क्या अनुपात होता है, क्या होगा इसमें, ये तो आप लोग बता ही दीजिएगा क्या होगा। ऑप्शन बी, ठीक है। ये टेबल भी आपको पता होगा, ग्रेड है और महीन मिलाव मोटा मिलाव सीमेंट का अनुपात दिया गया है। नहीं याद है तो आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यही क्वेश्चन था जो आया था, जो स्किप हमने कर दिया था। तो यही क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द माइल्ड स्टील इन क्विंटल पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो नरम इस्पात का घनत्व क्विंटल प्रति घन मीटर में क्या होगा, ए 7.85, बी 78.5, सी 490 या डी 7850। कौन सा होगा इसमें, डेंसिटी ऑफ माइल्ड स्टील इन क्विंटल पर क्यूबिक मीटर। क्या होगा बताइए, और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमारे चैनल को, ठीक है। तो देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन बी 78.5, ठीक है। और देखिए कुछ और पॉइंट, देखिए स्टील का जो लीनियर एक्सपेंशन होता है 12 इंटू 10⁻⁶ प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। यंग मॉडुलस आपका 2.04 इंटू 10⁻5 टू 2.18 इंटू 10⁻5 पर डिग्री सेल्सियस होता है।
या फिर इसको कहिए 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, या फिर कहिए 2 × 10⁵ MPa। ठीक है। रिजिडिटी मॉड्यूलस होता है 0.84 × 10⁵ टू 0.98 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखिए ठीक है। अब 4 क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इसको आप देखिए क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन से ज़्यादा इसको एक्सप्लेनेशन को भी देखा कीजिए मेरा, यानी कि एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आप लगा लीजिए तो एक्सप्लेनेशन को स्किप ना कीजिए, स्किप कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा काम। आगे कैलकुलेट द error in the linear measurement of offset if the length of the offset is 80 meter, then the accuracy in the measurement of the length is 1 centimeter into 60 mm। ठीक है, तो क्या होगा इसमें बताइए। इसका तो कोई फॉर्मूला वैसे स्पेशल नहीं है, इसमें नॉर्मल दिमाग लगाकर भी आप बना सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द एरर इन द लीनियर मेजरमेंट। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको दिया गया है मेजरमेंट ऑफ द लेंथ इज 1 सेंटीमीटर इन 60 mm। ठीक है, जब लंबाई की माप में शुद्धता 60 मीटर से 1 सेमी हो। ठीक है, तो पहले आप लिख दिए 60 मीटर में 1 सेमी हो। ठीक है, तो 1 मीटर में 1/60 सेमी हो। ठीक है, और दिया कितना है, 80 मीटर दिया हुआ है, तो 80 मीटर में कितना होगा, तो 1/60 गुणा 80। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 1.33। सॉरी, ये आपका सॉल्व कीजिएगा आएगा तो 1.33 आएगा। ठीक है, लेकिन ये आएगा आपका सेंटीमीटर में। ठीक है, और इसको निकालना है mm में, तो सेंटीमीटर से mm में चेंज करने के लिए 10 से गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए। देखिए एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट आपका दिया हुआ था, तो 1 मीटर का इतना हो जाएगा, 80 मीटर का इतना हो जाएगा, तो इधर निकालने के लिए तो एम में पूछा था तो आपको 10 से गुणा कर दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एक्सपेंशन फॉर द पैसिव अर्थ प्रेशर। निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय पृथ्वी के दबाव के लिए अभिव्यक्ति के का प्रतिनिधित्व करता है। पैसिव अर्थ प्रेशर के लिए अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट कर रहा है पैसिव अर्थ प्रेशर को कौन। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, पैसिव अर्थ प्रेशर का हो गया। और यही पूछता है एक्टिव अर्थ प्रेशर का, तो उसका होता है आपका कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस θ/2। ठीक है, अगर ये पूछता है आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर। ठीक है, देखिए ये तो आपका पैसिव का हो गया, और एक्टिव का हो गया तो कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस θ/2। ठीक है, और मैक्सिमम सॉइल प्रेशर होता है मेन एक्सिस से 45 डिग्री के एंगल पर, वही आपका 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब आगे इसमें क्या करना है, देखिए द इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ ए सॉइल इज 30 डिग्री। ठीक है, जो इंटरनल फ्रिक्शन है सॉइल का दिया हुआ है 30 डिग्री। व्हाट इज द एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट फॉर द सॉइल मास। एक्टिव अर्थ प्रेशर ऑफ कोफिशिएंट का फॉर्मूला लिख दे रहे हैं आपका। एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट का फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं 1 - sin θ/1 + sin θ। 1 - sin θ/1 + sin θ आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट का फॉर्मूला है, और यही आपको निकालना है। इसका वैल्यू रखिए और बताइए इसमें क्या होगा।
देखिए इसमें क्या करना है, वैल्यू रखना था, बताए थे। तो इसको एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट को हम डिनोट करते हैं के ए से, इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा, यानी थीटा कितना है 30 डिग्री दिया हुआ है, साइन थीटा साइन 30 साइन 30 रख लीजिए अपन 1 प्लस साइन 30, ठीक है। तो साइन 30 का मान रख लीजिएगा ऊपर में और साइन 30 का मान नीचे में रख लीजिएगा और उसको बाद सॉल्व कीजिएगा, तो जो आंसर आएगा वो आपका सही होगा, ठीक है। तो इसमें आपका सही होगा 0.333, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। देखिए और एक बात कहना चाहता हूँ, एग्ज़ाम देने जाइएगा तो ये भी टेबल आप याद कर लीजिएगा। एग्ज़ाम देने जाइएगा तो अब साइन थीटा कॉस थीटा जो इसका एंगल है, साइन 10 कोट सेक थीटा, ये फॉर्मूला जो टेबल है जो P/B और P/H जो टेक्नोमेट्री फार्मूला है सब याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल में इसका यूज होता है, ठीक है। तो वही हमने किया, इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपका 30 डिग्री दिया हुआ है, एक्टिव अर्थ प्रेशर निकालना था तो इसका फॉर्मूला आपको ये दिया हुआ था, वही हमने किया है 1 माइनस साइन 30 अपन 1 प्लस साइन 30 का वैल्यू रखा है, उसको सॉल्व किया तो आपको इतना हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, द रफनेस कोफिशिएंट फॉर द चैनल इज गिवन एज एफ, द चेजिस कोफिशिएंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। तो बताइए चैनल के लिए खुरदरा गुणांक एफ के रूप में दिया गया है, तो चेजी का गुणांक किसके समानुपाती होगा, क्या होगा इसमें, कौन सा होगा सही आंसर इसमें। तो देखिए इसमें होगा आपका डी 1/√f। तो कैसे होगा, तो चेजिस कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है रफनेस कोफिशिएंट के रिप्रेजेंट को करते हुए, मतलब कि रफनेस कोफिशिएंट फॉर ए चैनल इज गिवन एफ, तो चेजिस कोफिशिएंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो इसका फॉर्मूला होता है सी इक्वल टू √2g/f, ठीक है। तो यही आपका सी है आपका चेजी कांस्टेंट और एफ है आपका रफनेस कोफिशिएंट, तो 1/√f होगा, ठीक है। सी इक्वल टू √2/2g/f है ना, तो इसी को हम 1/√f कर दिए हैं, ठीक है। तो इस सी का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√f, ठीक है। चलिए इसको एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा। देखिए चेजिक कोफिशिएंट कुछ और चीज़ पे भी डिपेंड करता है, जैसे आपका शेप ऑफ चैनल, जो चैनल का शेप कैसा है उस पर भी चेजिक डिपेंड करता है। रफनेस ऑन द सरफेस का जो रफनेस है उस पर भी डिपेंड करता है, और रेनॉल्ड्स नंबर्स पे भी चेजिस कोफिशिएंट डिपेंड करता है, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ पर चेजिस कोफिशिएंट डिपेंड करता है, और इसका फॉर्मूला ये है आपका √2g/f, जिसमें f आपका क्या है, चैनल का रफनेस कोफिशिएंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए, आगे है हमारा क्या, देखिए इसको भी बनाना है तो परेशान ना होइए, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन तो क्या होगा, क्या करना है पहले देखना है कि क्या निकालना है, क्या पूछा है। तो चेजी कांस्टेंट वाला क्वेश्चन लग रहा है, ये चेजी कांस्टेंट लिखा है तो चेजी का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। और इस वेलोसिटी दिया हुआ है, इसमें वेलोसिटी लिखा हुआ है, ठीक है। तो कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है दिमाग में, देखो फॉर्मूला भी आपको पता है लेकिन तब पर भी नहीं बनता है। देखिए फॉर्मूला इसमें ये लगेगा, निकालना क्या है आपको, वेलोसिटी निकालना है, चेजी कांस्टेंट दिया है तो ये आपका v = c/√mi, ये सूत्र पढ़े ही होंगे, जिसमें v आपका वेलोसिटी है, c आपका चेजी कांस्टेंट है,
एम आपका क्या है, एम एम आपका हाइड्रोलिक रेडियस, ये है एम, और आई आपका हाइड्रोलिक, ओह देखिए इसमें भी आपका वेलोसिटी है, सी आपका यही कांस्टेंट है, एम आपका हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, ठीक है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ एम इक्वल टू, याद आ रहा, एरिया अपान एरिया डिवाइडेड बाई वेटेड पेरीमीटर, ठीक है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इक्वल टू क्या था, एरिया अपान पेरीमीटर, एरिया डिवाइडेड बाई वेटेड पेरीमीटर, वहीं से उसी से हम एम निकालते थे, ठीक है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इक्वल टू एरिया अपान वेटेड पेरीमीटर, ठीक है, तो वही हमारा एम है, और आई आपका क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, ठीक है, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कहिए या फिर स्लोप कहिए, ग्रेडियंट में ढाल होता है, स्लोप भी आपका ढाल ही कहलाता है, तो आपका दोनों फॉर्मूला यहाँ पर रख दिए हैं, अब थोड़ा लगा के देखिए क्या होगा, एम का वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं ए अपान पी से, और ए आपका दिया हुआ है, ए आपका क्या है, एरिया, तो एरिया आप 4×3 से एरिया निकाल दीजिएगा, पी आपका जब डायमेंशन आपका पता है चैनल का, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा ये, ठीक है, तो इससे आप एरिया निकाल लेंगे, तो इससे आप पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपका क्या, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ एम निकल जाएगा, सी आपको पता है, आई आपको पता है, तो बी आप निकाल लीजिएगा, चलिए करिए। चलिए देखिए, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है, बस उतना बड़ा था क्वेश्चन बनाया, तो भी इक्वल टू सी अंडर रूट एम आई आपका स्लोप दिया गया है, सी आपका चेजी कांस्टेंट भी दिया गया है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ बताए थे, एरिया अपन पी, एरिया डिवाइड बाई वेटेड पेरीमीटर, तो एरिया आपका 4×3 हो गया 2L, और पेरीमीटर निकलेगा कैसे, 2×L+B, तो L कितना है 4 है, और B कितना है 3 है, L+3×2, ठीक है, तो 2 और 4×3=7, तो ये 14 हो जाएगा, तो इसको करेंगे 6/7, उसी का जब वैल्यू रख देंगे इसमें भी में, इस फॉर्मूले में, तो आपका लास्ट में 2.414 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है, तो आपका कौन सही होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द फ्लो इन अ सर्कुलर चैनल ऑफ डायमीटर 2.0 मीटर फॉर द मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, अब बताइए इसमें क्या होगा, सर्कुलर चैनल जिसका डायमीटर 2 मीटर दिया हुआ है फॉर द मैक्सिमम वेलोसिटी, और कुछ नहीं दिया गया है, इसका भी फॉर्मूला बता दे रहे हैं, इसमें क्या निकालना है आपको, डेप्थ निकालना है, ठीक है, डेप्थ निकालना है और मैक्सिमम वेलोसिटी, तो आपको हम बता दे रहे हैं फॉर्मूला इसका, y इक्वल टू d0×81, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, तो बताइए क्या होगा इसमें, बताइए, देखिए इसमें y आपका जो y दिया है, ये आपका डेप्थ ऑफ फ्लो है, ठीक है, डेप्थ ऑफ फ्लो आपका y है, ठीक है, और d आपका डायमीटर है, ये 2.0, दोनों पता हो गया, तो और इसका इक्वल टू 81 ये आपका फॉर्मूला है, तो y भी हमने बता दिया, y निकालना है, डायमीटर दिया हुआ है इक्वल टू 81 है, तो आप निकाल ही सकते हैं क्या होगा, देखिए इसमें सर्कुलर पाइप के लिए बोलेगा अधिकतम वेग का, तो सूत्र आपका, देखिए इसमें कई कंडीशन है, देखिए मैक्सिमम डिस्चार्ज का, जब डिस्चार्ज बोलेगा निकालने के लिए, तो ये फॉर्मूला लगेगा, मैनिस फार्मूला, और चेजी के लिए ये लगेगा, और वेलोसिटी बोलेगा तो ये और ये, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन को पकड़िए, इसमें बोला है क्या, वेलोसिटी का सूत्र लगाना है, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का लगाइए, तो वेलोसिटी का ये था, तो इसमें डी आपका डायमीटर है, वाई आपका डेप्थ है, डेप्थ ये गहराई है, तो गहराई आपका कितना दिया हुआ था, गहराई निकालना था, और डायमीटर आपका 2 दिया हुआ था, ठीक है, डायमीटर आपका 2 दिया हुआ था, गहराई आपका जो डेप्थ है वो निकालना था, और 0.81 दिया हुआ है, ठीक है, या फिर 81 कहिए, तो क्या होगा इसमें, इसमें आपको कट पिट का आपको 1.62 मीटर आ जा रहा है आंसर, ठीक है, तो कोई दिक्कत है, फिर से बताऊं,
ठीक है, देखिए यही आपका सूत्र लगेगा। अब देखिए इसमें एक है यहाँ 0.81 दिया हुआ है, यहाँ पर लगता है पॉइंट छूटा हुआ है। ठीक है, इस टेबल में यहाँ पर शायद 0.81 होना चाहिए था, ये मिस्टेक से इसमें पॉइंट नहीं दिया गया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल। अब देखिए इसमें भी इतना मत पढ़िए, पढ़िएगा डर लगेगा। क्या निकालना है, कैलकुलेट द रूलिंग डिजाइन। तो देखिए ट्रांसपोर्टेशन का जो चैप्टर था इसमें ज़्यादातर 2 से 3 फॉर्मूले हैं जिस पे ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये सुपर एलिवेशन वाला है जो, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, मतलब कि फॉर्मूला है वही इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इसमें है ही नहीं। तो उसमें से पहला फॉर्मूला जो आप देखे भी हैं, हर जगह भी यूज होता है लेकिन पता नहीं होगा, तो मैं लिख दे रहा हूँ E + F = V²/127R। ठीक है, इसी फॉर्मूले पे लगेगा। ठीक है, अब थोड़ा आपको बता दूं, E क्या है आपका, सुपर एलिवेशन है। ठीक है, F क्या है आपका, लेटरल फ्रिक्शन है। V क्या है आपका, V वेलोसिटी है। और R क्या है आपका, रूलिंग डिज़ाइन रेडियस है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्वेश्चन में सब दिया गया है, फॉर्मूला भी आपको दे दिए हैं, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए E + F = V²/127R। तो इसको मत सोचिए कि छोड़िए हटाइए, ऐसे नहीं करना है, आप इसमें इसका वैल्यू रख दीजिए, या फिर ये तो मैंने डायरेक्ट R को इसमें से निकाल दिया है तो आपका ये हो जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा होता नहीं है, इसमें हम रखते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो कुल मिलाकर जब R रूलिंग डिज़ाइन रेडियस आपका निकालना होगा तो ऐसे बन जाएगा, और नहीं तो इसमें डायरेक्ट रखिएगा तो फिर वही मतलब होगा, किसी तरह आपको R ही निकालना है। तो R निकालने के लिए आपके पास V दिया गया है, E दिया गया है, F दिया गया, जो कि आपको तीनों चाहिए, तो आप R को फाइंड कर सकते हैं। तो वही लास्ट में आपका 358 मीटर हो जाएगा, 358 मीटर। ठीक है, तो अब ऐसे आप पढ़िएगा कि रूलिंग डिज़ाइन विद स्पीड ऑफ कर्व एंड सुपर, कुछ हमने पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, पढ़ना पड़ेगा जब दिक्कत होगी, जब कन्फ्यूज़न होगा तो। ठीक है, जो नहीं होगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। देख कभी कभी ऐसा होता है कि हम न्यूमेरिकल में टाइम भी स्पेंड करते हैं और हमसे सॉल्व नहीं होता है, कभी कभी का अधिकतम चांस यही है। तो उसी से बचने के लिए बता देंगे, पहले आप देखिएगा क्या पूछा है जो उसका फॉर्मूला हमें पता है कि नहीं है, और फार्मूला जब पता है तो उस फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए वो उस क्वेश्चन में गिवन है कि नहीं है, और गिवन है या फिर जो कुछ दिया है उससे हम उस निकाल सकते हैं कि नहीं। अगर निकाल सकते हैं तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो इसको स्किप कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू फोरकास्ट द पॉपुलेशन टू ऑफ द ओल्ड एंड वेरी लार्ज सिटी। ठीक है, तो बताइए निम्न में से कौन सी विधि पुराने और बड़े शहर की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाने के लिए प्रयोग की जाती है। क्या होगा इसमें कौन सा होगा, तो देखिए इसमें होगा आपका, इसका आंसर होगा आपका ए, अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड। ठीक है, चलिए कुछ एक्सप्लेन करते हैं इसके बारे में। देखिए पुराने और बहुत बड़े शहर की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाने के लिए इस मेथड का प्रयोग करते हैं, Pn = P0 + n × x⁻। इसमें Pn है आपका n दशक बाद जनसंख्या, P0 है वर्तमान जनसंख्या, x⁻ है आपका औसत जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत दशक, और n क्या है, दशकों में अभिकल्पन काल। ठीक है, अब देखिए एक यही 2 सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें आपका यही बराबर पूछा जाता है। एक आपका अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड क्या है और दूसरा जियोमेट्रिकल प्रोग्रेस मेथड क्या है। तो अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड आपको पता हो गया क्या है, ये
पुराने और बड़े शहर की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाने के लिए क्या करते हैं, अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड यानी कि अंकगणितीय वृद्धि विधि ए। अब ठीक एक और है आपका फेमस, जो इसका भी पूछा जाता है एग्जाम में, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। तो ये क्या होता है, तो यह मेथड पुराने नगरों के लिए जिनका विकास अब रुक गया है, ठीक है, अब उसका विकास रुक गया है, अपनाई जाती है। इस विधि में पिछले कुछ दशकों की जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ोतरी का औसत ज्ञात किया जाता है, और ये फॉर्मूला आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जिनका विकास रुक गया है, पुराने नगर हैं उनका विकास रुक गया है, और इस विधि में पिछले कुछ दशकों की जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ोतरी का औसत ज्ञात किया जाता है। तो दोनों आप देख लीजिएगा, दोनों मेन है, इसके यही दो मेन है, ज़्यादातर आता है एग्जाम में आता है, और इसके अलावा ज़्यादा नहीं डीप में जाना है उससे। तो आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम विथ a central load W and of a cantilever of same length with a load W at its free end, ठीक है। अब देखिए इसमें यह कह रहा है कि इसमें रेशियो निकालना है किसका, तो मान लीजिए एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिस पे सेंट्रल लोड W लगा है, सिंपली सपोर्टेड बीम है जिससे सेंट्रल लोड W लगा है, और एक कैंटिलीवर बीम है जिसमें भी W लोड लगा है, ठीक है। देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम विथ W सेंट्रल लोड W लगा है, मतलब जो लोड लगा है वो सेंटर पे लगा है सिंपली सपोर्टेड बीम का, ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम, इसमें सेंट्रल लोड लगा है W आपका। और दूसरा क्या है, एक कैंटिलीवर ऑफ सेम लेंथ, ठीक है, मतलब कि उसी लंबाई का एक कैंटिलीवर है, प्रासधरण है, ठीक है, एक प्रासधरण है, और इसका विथ लोड W एट इट्स फ्री एंड, जो इसका फ्री एंड है यहाँ पर W लोड लगाया गया है, लंबाई दोनों का सेम है L, ठीक है, दिया गया है। तो इसका रेशियो क्या होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा, मतलब दोनों का जो डिफ्लेक्शन होगा, इसका डिफ्लेक्शन और इसका डिफ्लेक्शन, जो इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन और इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, तो दोनों का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का रेशियो क्या होगा, यही ज्ञात करना है इसमें। तो सॉम में इसका तो डायरेक्ट फार्मूला है, यहाँ पर तो सॉल्व कराऊंगा नहीं, तो डायरेक्ट फार्मूला देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम का होता है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का W L³/48 EI, और कैंटिलीवर बीम का होता है, इसको हम Y2 से डिनोट किए हैं, इसको Y1 से डिनोट किए हैं, तो कैंटिलीवर बीम का होता है WL³/3E², ठीक है। ये आपका क्या है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है सिंपली सपोर्टेड बीम का, और कैंटिलीवर बीम का ये हो गया मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, दोनों दिया है। अब दोनों का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पता हो गया, तो Y1/Y2 कर दिए हैं, तो इसको सोल्व करने में हमारा 1/16 आ जा रहा है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। आई थिंक इसको समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखिए, इन अ फ्लेक्सर रिजिडिटी ऑफ ए कॉलम हुज लेंथ इज L एंड द लोड एंड इज फ्री इज EI, द क्रिटिकल लोड विल बी, ठीक है। तो इसमें बताइए क्या होगा, देखिए आयलर के अनुसार जो कॉलम का क्रिटिकल लोड PC = होता है π² EI/ इक्विवेलेंट लेंथ स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें आपका कंडीशन है, तो चलिए पहले इसमें बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन को कभी हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, आज नहीं, आज इसको मैं बता दे रहा हूँ क्या होगा इसमें सही। तो देखिए इसमें होगा आपका, इसमें सही होगा आपका ऑप्शन बी होगा सही, ठीक है। चलिए एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कुछ हल्के में, आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन इसका कराऊंगा मैं। देखिए आयलर के अनुसार कॉलम का क्रिटिकल लोड का ये सूत्र होता है PC = π² EI/L², ठीक है। लेकिन जब वन एंड फिक्स्ड एंड वन एंड फ्री, उसका ये होता है LE = 2L होता है, तो वही इसका वैल्यू हम रख दिए हैं 2L का, तो ये हमारा कन्वर्ट होकर 4L² हो जाता है, जो कि ऑप्शन में है। तो 4L² आपका किस में है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, द टारगेट मीन स्ट्रेंथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिक बार आता है, देखने में इजी लगता है लेकिन बनता नहीं है, और बहुत ही आसान है, लेकिन अगर हम पहले ही सोचेंगे अरे यार न्यूमेरिकल हमसे नहीं बनेगा, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है।
द टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ द M20 कंक्रीट इज 27 न्यूटन पर mm स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मान लीजिए हम, कोई जरूरी नहीं है कि जैसा पेपर पिछली बार आया फिर वैसा ही जाए, ठीक है, कोई जरूरी नहीं होता। तो इसमें देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हम बता दे रहे हैं, आप सोल्व कीजिए पहले। नहीं चलिए डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ, इसको सॉल्यूशन करा दूंगा, ठीक है। टाइम को देखते हुए थोड़ा आप इसको मैं सॉल्व कराता हूँ आपको। देखिए इसमें क्या करना है आपका, ये है हमारा, देखिए टारगेट मीन स्ट्रेंथ, यानी कि जो क्वेश्चन में पूछा था, इक्वल टू होता है कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ प्लस 1.6 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा निकालना था, ठीक है। तो 27 आपका टारगेट मीन स्ट्रेंथ दिया हुआ था, इक्वल टू कंक्रीट का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एम का वैल्यू 20 दिया हुआ था, M20 ये कंक्रीट का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, प्लस 1.65 क्वेश्चन में है, फॉर्मूला में है, इंटू सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो यहाँ से हम सिग्मा का वैल्यू निकाल दिए हैं, तो 4.242 होगा, ठीक है। देखिए इसमें दिया हुआ है, ये है हमारा M20 कंक्रीट का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ये हमारा, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, और 27 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये क्या दिया, टारगेट मीन स्ट्रेंथ दिया हुआ है, ठीक है। टारगेट मीन स्ट्रेंथ आपका 27 दिया हुआ है, कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 20 है, और 1 प्लस 1.65 आपका फॉर्मूला में है, इंटू सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। अब देखिए कुछ कंडीशन है, जब आपका ग्रेड इसमें ग्रेड था 20, तो आप देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू है, ठीक है। जब आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट M10 से M15 रहेगा तो 3.5 होगा, M20 से M25 होगा तो 4 होगा, मतलब समझ रहे हैं। अब इसको आपको हल करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ये टेबल याद रहेगा तो आपको हल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना करने ही की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से आपको देखिए यहाँ बोल दिया M20, तो डायरेक्ट हम M20 से समझ लेंगे क्या होगा, 4। तो ऑप्शन में हम क्या करेंगे, 4 को हम डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, ऑप्शन सी। नहीं तो अब निकालने का प्रोसेस आपका ये है, ठीक है। और अब जब आपको ज़्यादातर ऑप्शन में यही पूछता है M20 M30 45, तो आपको पूरा टेबल है, तो याद कर लीजिए, निकालने का टेंशन ही खत्म, फॉर्मूला याद किया फिर टेबल ही याद कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मेरा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। नहीं एक और क्वेश्चन है, चलिए इसमें देखिए, हाँ एक और क्वेश्चन है। द अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट फॉर मेंस बार इन अ स्लैब इज बेस्ड अपॉन, ठीक है। तो इसमें बताइए क्या होगा, स्लैब में मुख्य सलाखों के लिए सुदृढ़ीकरण की मात्रा इस पर आधारित होती है। और ये लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और वीडियो PDF चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, आपको टेबल सब मिल जाएगा, और आपको पता है कैसे मिलेगा आपको, ठीक है। नहीं पता है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, इस वीडियो में ही हमने बताया है, पूरा देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन बी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए इसमें पूछा क्या, अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट क्या होता है, छड़ होता है जो, वही होता है मेंस बार, ठीक है। तो इन ए स्लैब इज बेस्ड अपॉन, तो जो छड़ होता है जो बार में हम यूज करते हैं, उस किस पे बेस होता है, किस पर आधारित होता है, स्लैब में मुख्य सलाखों के लिए सुदृढ़ीकरण की मात्रा किस पर आधारित होती है। तो देखिए छड़ क्यों लगाया जाता है संरचना में, क्योंकि ये बकलिंग छड़ प्रोड्यूस करता है, बार्स प्रोड्यूस करता है, डिफ्लेक्शन होना जरूरी है कंक्रीट में अगर डिफ्लेक्शन मतलब कि बेंडिंग ना हो, कंक्रीट अगर बना लेते हैं बिना छड़ के तो इसमें बेंड नहीं होगा, तो ये तुरंत कंक्रीट ख़राब हो जाएगी, टूट फूट के हट जाएगी, फूट जाएगी। इसमें हम क्या करते हैं, छड़ डालते हैं, छड़ से क्या होता है, ये क्रीप जो होता है, इसको अगर थोड़ा सा भी इसमें बेंड हो तो ये टूटेगी नहीं, इधर से बेंड हो या फिर यहाँ से बेंड हो, यहाँ पे लोड लगने पर ये मोमेंट करेगी, तो उस समय क्या होगा, कंक्रीट संरचना को टूटने का डर नहीं होता, इसलिए हम उसमें छड़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। थोड़ा इसमें क्या हो, बकलिंग हो, तो इसमें हो मोमेंट हो तो कोई इफेक्ट ना करे कंक्रीट में। तो इसमें देखिए इसमें शियर फोर्स का कोई इसमें मतलब ही नहीं निकलता है, ठीक है। इसमें हमारा बेंडिंग मोमेंट से मतलब है, बेंडिंग मोमेंट ही मेन कारण है छड़ का, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम और मिनिमम दो दिया है, कन्फ्यूजन होगा मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। तो देखिए मिनिमम पे हम नहीं करते क्योंकि छड़ लगा है, तो मिनिमम संरचना कितना कर ले किस पे अपन डिपेंड करता है, ये कोई मिनिमम से हम कोई मतलब नहीं रखता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पर आधारित होता है आपका
अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट ऑफ मेन बार, ठीक है। किस पे आधारित होता है? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरा लास्ट था। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और हो सके तो कल वीडियो मैं बनाऊंगा, आपको मटेरियल बन जाए, तैयार हो जाए तो आपको कल एक और आज की तरह वीडियो मिल जाएगा, और नहीं तो अगर नहीं हो पाया तो परसों आपको पक्का मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं कल अगली वीडियो में। और पीडीएफ चाहिए तो आपको पता है कैसे मिलेगा, आपको हमारे नंबर पर व्हाट्सअप करना होगा 7905858807, ठीक है। 7905858807, इस पर व्हाट्सअप कीजिए और 99 रुपये पे कीजिए, आपको सारे सेट का पीडीएफ मिल जाएगा, जो मैंने 28 दिसंबर से स्टार्ट किया है, और 28 जनवरी तक जो भी चलेगा, जो भी टेक्निकल का वीडियो अपलोड होगा, मिक्स प्रैक्टिस सेट हो या फिर न्यूमेरिकल हो, सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है, टेक्निकल का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कल। धन्यवाद।